हमारा एक दोस्त है बिट्टू। वो हमसे कहा करता है कि न्यूटन को ऐसा क्या पढ़ा था कि एक सेब गिर जाने से उसने इतनी सारी थ्योरी ले दी और इतनी बड़ी खोज कर डाली कि हम आज तक उसके बोझ तले दबे हैं। एक बंदर हमेशा जो पुली को कहीं ना कहीं खिसकाया करता है, उस पे वेट को संतुलित करा करता है, यानी कि बैलेंस करा करता है, और उसको इतना परेशान कर देता है हमारे दोस्त बिट्टू को कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही बिट्टू हमारा एक दोस्त है, और ऐसे ना जाने समाज में कितने सारे बिट्टू फिर रहे हैं जिनको इस बारे में हमेशा कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है और इसको इसके साथ कोप अप करना बहुत प्रॉब्लम फेस करता है उनकी लाइफ में। तो आज ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ है फाउंडर ऑफ फिजिक्स की पाठशाला आदर्श दीक्षित सर, जो आज हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको सबको क्लियर करेंगे, डाउट को। तो सर, आपने हमारे दोस्त की कहानी सुनी थी बिट्टू की। हाँ। तो 11th की एनसीईआरटी जो है हमारी, उसमें भी शायद यहीं से शुरुआत होती है कि एक चैप्टर है, उसमें भी ये सबसे पहले स्टोरी आती है यही न्यूटन वाली। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये स्टोरी है और फिजिक्स ऐसे नहीं स्टार्ट हुई हुई, कुछ और है, या फिर उनको इसको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले अगर आप फिज़िक्स को एक सब्जेक्ट मान रहे हैं तो हमें लगता है कि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा आसपास होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? आप जी। फिनोमेनास को देख सकते हैं। आप अगर बहुत डेली बेसिक्स लेवल पे देखें तो आप कहोगे कि अगर हवा चल रही है तो आप प्रेशर डिफरेंस को फ़ील कर सकते हैं। आप अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो आप ठंडी महसूस कर सकते हैं, गर्मी महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये कहें हमारे नेचर, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जी। वो सब फिज़िक्स में आता है। अब कहते भी हैं नेचर की स्टडी है, फिनोमेनास की स्टडी है, तो सब है। अगर आप इसको महसूस करके करेंगे तो हमें लगता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट जो कहते हैं एक्सपेरिमेंट वाला सब्जेक्ट है, और अक्सर इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते भी हैं। और यदि आप इसको सब्जेक्ट लेंगे जैसे कि बच्चे करें कि नहीं फिजिक्स में फार्मूला है, ये है, वो है, तो हमें लगता है कि वो उतनी ही बोरिंग बना देगी, उतनी ही अपनी जाल में आपको फंसा ले जाएगी चीज़ें। इसी में एक टीचर है शायद एनवी सर, जिन्होंने कहा था एक सेंटेंस उनका कि अगर आपका फिजिक्स जो सब्जेक्ट है अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो आपका जो टीचर है वो गुनहगार है। तो इस सेंटेंस में आपका क्या है? और हम लोग देख रहे हैं जो आजकल के जो बेसिकली स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल फिजिक्स प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, थ्योरी पे ही ज़्यादा उनको फोकस करते हैं। तो इसके वजह से कैसे बच्चे कोप कर सकते हैं? पहली बात तो एनवी सर एक बहुत बड़े अध्यापक हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, और उनका जो स्टाइल है बच्चों से डील करने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को रखने का, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और कई बार हम लोग खुद उनके वीडियोस देखते हैं कि किस तरह से वो किसी एक टॉपिक को काफ़ी इंगेजिंग बनाते हैं। और उनका ये जो कहना है कि टीचर गुनहगार है कि बच्चा अगर फिजिक्स से प्यार नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल बात सही है। अगर टीचर प्लेटफॉर्म पे है तो टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सब्जेक्ट से बच्चों को प्यार कराए, ठीक है? जी। क्योंकि ये एक दो तरफा रिश्ता होता है। आप एक तरफा रिश्ता कहते हैं कि आप पॉसिबल नहीं हो पाता किसी चीज़ में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, आपका करियर कुछ भी हो। तो अगर टीचर अपनी शिद्दत के साथ अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा है ताकि बच्चा इंगेजिंग पा रहा है उससे, और दोनों अच्छे से कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, दोनों फील कर रहे हैं, और दोनों इंगेज हैं काम को लेके, तो हमें लगता है बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। और रही बात प्रैक्टिकल्स की कि स्कूल में प्रैक्टिकल्स नहीं होते, तो ये हमें लगता है एजुकेशन सिस्टम में यहाँ थोड़ी फेलियर है। कई ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें अभी प्रैक्टिकल लैब नहीं है। हाँ। और बच्चा तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं जानता है। और मेरे ख्याल से अगर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड भी करना है ना बेसिक लेवल पे, तो ये है कि प्रैक्टिकल लैब को कंपलसरी करके उसमें अगर 8 पीरियड हैं तो हर दिन 1 पीरियड प्रैक्टिकल के लिए ज़रूर रखें, और उसमें वही प्रैक्टिकल नहीं कराएं जो आपके सिलेबस में है, उसके अलावा भी बच्चा सोच सके, खुद से कर सके कि क्या होती है मिरर, क्या होती है लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे कर रही है, कैसे क्या हो रहा है। ज़्यादा काफ़ी अच्छा काम कर सकता है बच्चा उस हाँ। चीज़ से। एक ये आपने जो बताया कि बच्चा संघर्ष करता है, कुछ बच्चे हैं जो संघर्ष करते हैं स्टार्टिंग में, वो 12th 11th में आते हैं तो बहुत एक क्रेज रहता है कि अरे यार नई फिजिक्स है, नई बुक है, अब ये टॉपिक अलग हो गया है। अभी तक सिर्फ साइंस मर्ज होती है 10th तक, देन उसके बाद फिजिक्स एक अलग हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, इसको पढ़ने की से नई नई चीज़ें होंगी। तो स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीने वो अच्छे से परफॉर्मेंस करता है, देन उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस का लो हो जाता है, क्योंकि उसको और चीज़ें दिखती हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो इस सिचुएशन में वो कैसे एक पेस अपना क्रिएट कर सकता है? देखिए, पहली बात, जब बच्चा 10th में रहता है तो किताब एक, 3 सब्जेक्ट एक में, कंपाइल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हाँ। बच्चा खुश,
3-3 चैप्टर सीबीएसई में है तो 3-3 4-4 चैप्टर करके, और आईसीएसई में है तो मान सकते हैं कि उसकी एक-एक बुक होती है तो हाँ, प्रॉपर वो पढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब वो बंदा 11th में आता है तो पहली बात उस दिमाग में जो बच्चे के माइंडसेट रहता है कि अभी तो मैंने बोर्ड दिया है, अभी मैं काफ़ी थक सा गया हूँ, अभी मैं 1 साल थोड़ा रुकूँगा, और जो ये बच्चों के अंदर ये माइंडसेट ये है कि मैं बोर्ड्स अच्छा करूँगा, हाँ, है ना? तो अगर बच्चे के अंदर ये माइंडसेट आता है कि बोर्ड्स अच्छा करूँगा, बोर्ड्स 12th में है, हाँ। 11th तो मेरा रेस्ट पीरियड है, रेस्ट पीरियड है। तो वो बंदा उसमें रेस्ट करता है। और जनरली सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यही है इस चीज़ का कि बच्चा जो 11th रेस्ट करता है तो उसके उस रेस्ट पीरियड से सबसे पहले जो वो पढ़ने की जो आदत है उसकी वो खत्म होती है, दूसरी बात उसका बेसिक खत्म हो जाता है। 12th में वो कोशिश करता है कि किसी तरह रट के बोर्ड्स निकाल लें और फिर आगे की ज़िंदगी जिएँ, फिर उसके बाद सोचें क्या करना है। हाँ। कई बच्चों को डाउट होता है करना हाँ। क्या है, हाँ? तो देखिए, दोस्ती होनी चाहिए, आप सोशल लाइफ एंजॉय कीजिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए। हम तो कह रहे हैं एक ज़िंदगी सबको करना चाहिए और करना भी चाहिए। करना चाहिए। लेकिन अब उस चीज़ में इतना इंडल्ज हो जाना कि अपनी एक चीज़ को ख़त्म कर देना, ये कहीं से सही नहीं है। हाँ, बच्चे को यहाँ थोड़ा समझना होगा। उसको जो 10th के बाद 1 साल का जो रेस्ट पीरियड वो सोच रहा है ना, वो रेस्ट पीरियड नहीं है, वो उसका प्रिपरेटरी पीरियड है। उसकी थिंकिंग पीरियड है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 10th के बाद आप सोचेंगे कि आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं, आप उस हाँ। तरफ से स्ट्रीम चूज़ करते हैं, है ना? जी। तो ये उनका उस तरह से उनको लेना चाहिए। अच्छा, एक होता है स्ट्रीम बच्चा खुद चूज़ करता है, एक होता है उसके पेरेंट्स उसे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि नहीं तुम साइंस ही लोगे, कॉमर्स नहीं लोगे। हमारे यहाँ जो एक परंपरा चलती आ रही जो कि नहीं सब लोग साइंस ही ले रहे हैं, तो वो तुम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इस बिहाफ पे पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चों को ये सुने कि मतलब उनको साइंस ही दिलवा देते हैं और उससे फिर चीज़ें बिगड़ जाती है कहीं न कहीं। देखिए, अगर मैं इधर की बात करूँ, जैसे यूपी, बिहार इस तरह की बेल्ट की बात करूँ, एमपी की बात कर दे रहा हूँ, हाँ। या फिर अगर मैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं स्टेट्स के नाम लिए तो कुछ हाँ। ऐसे स्टेट्स में भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ की जो मेंटालिटी है वो यही रहती है कि बच्चा साइंस साइड से कर ले, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 चीज़ अच्छा, लोगों की जो पेरेंट्स की मेंटालिटी आजकल रहती है, पहले से जो चली आ रही है, हाँ। वो है कि मैथ्स बच्चे की बहुत स्ट्रांग रहे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई गुणा भाग करनी है, आप कुछ हाँ। खरीदने गए, आपको सडन से कुछ कैलकुलेशन करना, वो आपके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट जी। है, ठीक है। इस बिहाफ पे उनका रहता है कि बच्चा मैथ से ही आगे बढ़े और आगे, अच्छा, इन शहरों और इन स्टेट्स में ये भी होती है कि मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स का जो सिलेबस आप देखोगे तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और ये जीएस हाँ। वगैरह है। जी सर। तो पेरेंट्स का ज़्यादातर रुझान रहता है कि बच्चा इसी फील्ड को लेके है। कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, पीसीएम ले लो, साइंस का बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, किसी फील्ड में जा सकता बीए, है। बीएससी कुछ भी कर लेगा। हाँ, हाँ। तो इसको लेके बहुत वो स्केप्टिकल होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ बच्चे, माँ बाप अपनी पैशन फॉलो करते हैं, कुछ स्ट्रीम ले भी लेते हैं, तो उसमें भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चा जो अपने पसंद का फील्ड ले रहा है उसी फील्ड को आगे परस्यू करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं और इतने वो चीज़ें चलती हैं कि बच्चा देख के भटकता है, देख के भटकता है। उसका माइंडसेट हाँ, वैसे बिहेव तुरंत वो करता है। चेंज हाँ, हो जाता है। चेंज होता है कि आज बिजनेसमैन को देख लिया बिजनेसमैन, कल हाँ। आईएएस देख लिया तो मुझे आईएएस बनना है। जी, हाँ, जी। तो वो चेंज करता रहता है पर्सपेक्टिव से। तो हाँ। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को देखे समझे, और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे पता होते हैं क्योंकि क्या काबिलियत है, हर टीचर को पता होता है कि उस बच्चे की क्या काबिलियत है, उस बिहाफ पे वो काम करे तो हमें लगता है ज़्यादा बेटर है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी हम नवंबर में शूट कर रहे हैं, जी। तो अभी बोर्ड्स आने वाले बच्चों के। हम्म। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बेसिकली स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करते, उनको लगता है कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, और इतना लास्ट आ चुका है अब कि पूरा वो नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो वो इस समय पढ़ लें या फिर कुछ ऐसा कर लें जिनसे वो बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सीबीएसई जो है अपना बोर्ड का पैटर्न अच्छा खासा लेवल का उसने कर दिया है और बच्चों को परेशानी होती है पेपर में। इसके लिए आप कुछ बताना चाहें? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि सीबीएसई ने ऐसा किया क्यों। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ, सीबीएसई के करने के पीछे यही वजह है कि वो खुद सीबीएसई चाहता है कि जो बच्चे आए वो पेपर केवल रट के पास ना हो, वो बेसिक्स पे काम करके आए, वो सोचना जाने कि वो सोचते कैसे हैं, किसी क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो वो उस चीज़ को इमेजिन कर सकें कि रियल लाइफ सिनेरियो में क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हाँ अगर आप केवल फॉर्मूले लगा के क्वेश्चंस के आंसर निकाल दे रहे हो तो दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन आपको सोचना सिखाता है। जी लिटरेट और एजुकेटेड बंदे में यही अंतर है। लिटरेट बंदा पढ़ना जानता है लेकिन उसको सोचना, उसको एनालाइज करना नहीं जानता। लेकिन ये एजुकेटेड बंदे या इस तरह का जो पेपर पैटर्न है, इससे डेवलप होती है आपकी थिंकिंग स्किल्स। और जब बच्चा इसकी प्रैक्टिस करता है ना, घर पे बैठ के क्वेश्चंस लगाता है, वो अपने से क्वेश्चंस क्रिएट करता है कि क्या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर क्या होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा, हाँ तब डेवलप उसमें होती है। analytical, हाँ, हाँ। एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तब उसके अंदर आती है कि हाँ वो कुछ पढ़ रहा है। सब्जेक्ट पढ़ने से ज्यादा सब्जेक्ट को, मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, सब्जेक्ट को जितना महसूस करेंगे हाँ हाँ उतना ही आपके सब्जेक्ट लिए आपके beneficiary रहेगा। बेनिफिशियल रहेगा और आपके लाइफ में भी वो उतना हाँ। इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि वो केवल सब्जेक्ट की ही बात नहीं है, वो आपको जीना सिखा देगा। जीना सिखा देगा। हाँ, हर चीज को कैसे हाँ डील जब हम करते लोग हैं। उससे क्वेश्चन से लड़ते हैं, उनको हाँ। समझते हैं, तो हम लोग शायद कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सिंपल एग्जाम्पल। पहले, आज बहुत ऑनलाइन एजुकेशन हैं, आप यूट्यूब पे जाओ आप इंस्टेंट सोल्यूशन पा जाओगे, गूगल पे हाँ। जाओ आप सोल्यूशन पा जाओगे। पहले के समय, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, 15 से 18 साल पहले की बात आप कर लो, हाँ। आप उस समय उतना यूट्यूब नहीं था, उतना फोन नहीं था, जी। ठीक है, इतना नेट नहीं था, तो बच्चा क्या करते थे, उतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे टीचर्स नहीं मार्केट, थे। तो बच्चे क्या करते थे, अगर हम लोग भी, अगर हम लोग पे एक सवाल नहीं आता था, अगर बच्चे होते थे सवाल, तो वो भागते थे कि टीचर, अरे सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए, सर ये नहीं होगा तो और क्या होगा। वो हाँ। इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लेते थे क्योंकि उन्हें मालूम था सोर्सेज आर लिमिटेड। जी हाँ, काम ज्यादा करना है, काम ज्यादा तो करना है। इससे ज्यादा उनकी जो क्यूरियोसिटी, उनकी जो जूझने की कैपेबिलिटी है ना, कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। और यही बच्चों को आगे भविष्य में डील करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाता है, हर तरह की चीजों को डेवलप करता है, डिसिप्लिन डेवलप करता है। डिसिप्लिन डेवलप। यही सब चीजें हैं। आपने बताया भी ऑनलाइन एजुकेशन, आपका हाँ। भी खुद का एक ऐप है, अगर आप जी। उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें, क्या क्या उसमें बेसिक चीजें, कैसे बच्चा उसमें एनरोल कर सकता है। अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, आप उसमें कोई ना कोई क्रैश कोर्स लाएंगे जो बच्चों को हेल्प करेगा, उसके देखिए, बारे में थोड़ा। हमारा ऐप बेसिकली फोकस हमारा ये रहता है उस हाँ। ऐप में कि हम बेसिक से चीज़ों को उठाएं और उसको एंड तक लेके जाएं। जी आज जे एडवांस और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं और सस्ते रेट में अवेलेबल हैं। हाँ। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई बहुत महंगे बहुत महंगे रेट में महंगे हैं। अवेलेबल है। ठीक है, हमारे ऐप में आप ये फैसिलिटी, ये इसीलिए ये इसके पीछे विजन ये रखा गया कि जो गांव दराज के लोग हैं, ठीक है, जी। और जो ऐसा करना चाहते हैं, जो केवल लाइफ में नहीं रहना चाहते, हाँ। मतलब ऐसा है कि उन्होंने लाइव क्लास ली और मुश्किल से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रेंज पे आप रहना चाहते हैं, तो वो आके यहाँ उस ऐप में क्लास लेके यहाँ पढ़ भी सकते हैं, मतलब हाइब्रिड फैसिलिटी भी है। हाँ। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि कोशिश रहती है हमारी कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम कराएं उस ऐप में डालें, ताकि जो है बच्चे एक्सपेरिमेंट देख सके, वो कर सके। तो हमारी एट द एंड यही कोशिश रहती है कि उस ऐप के थ्रू बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, उस ऐप के थ्रू बच्चे प्रीवियस नोट्स और अपने जो भी लेक्चर्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकें, और उसके ऊपर जितनी आगे करियर काउंसलिंग हो गई, इन सब हाँ। चीज़ें हो गई, वो उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज सारी आगे चीज़ें उसमें हैं। इंक्लूड की जाएगी यहाँ। तो हमारे सर का एक ऐप है फिजिक्स की पाठशाला के नाम से, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा और उस पर आप चेक कर सकते हैं। नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपने ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा फिजिक्स की पाठशाला के नाम से? बड़ा यूनिक नेम लगा जब हमने इसके बारे में देखा है, तो क्योंकि पाठशाला संस्कृत से आ रहा है, फिजिक्स इंग्लिश है, तो आपने क्या, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस था जब आपने इसको स्टार्ट करा? देखिए, ऐसा और इसकी था, थोड़ा स्टार्टिंग जर्नी बता दीजिएगा कि कैसे था। ये स्टार्टिंग थी कि जब मैं स्विच किया एजुकेशन फील्ड में। हाँ पहले मैं एक विप्रो कंपनी में था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अच्छा, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड थी जो मैं स्टार्टिंग से अपने स्टूडेंट लाइफ से परस्यू करता आया था, मतलब पहले पढ़ना और फिर अपने ही लेवल के बच्चों को पढ़ाना। हाँ, तो उस चीज पे ये एक ऐसी फील्ड थी जो मुझे स्टार्टिंग से, मतलब वो कर रही थी कि हाँ, नहीं, हाँ ये फील्ड है, आप कर सकते हो उस चीज को लेके। जब मैं करियर स्विच किया, एजुकेशन फील्ड में आया, तब उस केस में जब स्टार्टिंग में हमारे पास उतने नहीं थे, Sources बच्चे नहीं नहीं थे, सोर्सेज नहीं थे, और यूँ कहें हमारे एक्सपीरियंस नहीं था। तो बस एक चीज़ हमें पता थी कि देखिए, जिस तरह से हमने, जैसे आपने कहा कि फिजिक्स की पाठशाला, आपने एक इंग्लिश शब्द लिया, एक हिंदी शब्द लिया, दोनों को आपने मर्ज किया। बेसिक हमारा ये मानना था, देखिए हमारा रूट कल्चर क्या है, वो संस्कृत, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं। और फिलहाल अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो हमारी नेटिव लैंग्वेज अभी हम हिंदी की बात करते हैं। दूसरी बात, पाठशाला, अगर आप इस शब्द पर गौर करेंगे तो एक ऐसी चीज है जिसपे बच्चा रूट से जुड़ता है।
पहले के जो विद्यालय होते थे, पहले की जो चीजें होती थी, उसमें क्या था कि आपको केवल पढ़ाया नहीं जाता था, आपको गढ़ना सिखाया जाता था, है ना? कि आपको कैसे वो चीजों से कोप अप करना है, कोप अप करना है, लाइफ की प्रॉब्लम आपको बताई जाएंगी कि हाँ ये ऐसा आपके साथ हो सकता है, और आप कैसे इसको डील करोगे। हाँ, डील करोगे, इसी चीज की पढ़ाई थी जी। और इसी के साथ पहले के लोग कितना बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी भी चलाते थे, अपनी आजीविका करते थे और एक अच्छे इंसान के साथ बन के निकलते थे। ठीक, फिजिक्स चूंकि हमने इंग्लिश शब्द डाला क्योंकि ठीक है ये हमारे साइंस को रिलेट करता है, जिससे आज के युग सो कॉल्ड ना जनजी जनरेशन कुछ इंग्लिश में दिखा, कुछ हिंदी में, हिंदी से क्या है उनको कल्चर पता चला, ठीक है भाई पाठशाला है, उस तरह का हमारा डेकोरम रहेगा, उस तरह का डिसिप्लिन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप सीखेंगे, सिखाएंगे, चीजें करेंगे। और मैंने कहा एजुकेशन एक बायलैटरल प्रोसेस होता है, हम सिखा रहे हैं तो बच्चे भी कई बार हमें सिखाते हैं, बच्चे भी सिखाते हैं। हाँ, कई बार उनके जो थॉट प्रोसेस होता है, उनके जो आइडियाज होते हैं बहुत यूनिक होते हैं। अच्छा, हम इसी चीज का फिजिक्स की पाठशाला कहीं अब आगे हम लोग एक्सटेंड करके आगे सोच यही थी कि इसको लैब में कन्वर्ट करेंगे, ताकि बच्चा डायरेक्ट वहाँ पे इनोवेटिव हब की तरह, इनोवेशन हब की तरह कर सके। और हमारे एरिया में शायद ऐसा, हमारे एरिया में क्या लगता है, हमें लगता है कुछ 50 किलोमीटर की रेंज में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल इस चीज का नहीं है, क्योंकि इस चीज का मेन मकसद यही था कि बच्चा जब यहाँ पे आए उसके बाद एक इनोवेशन लैब के थ्रू अपना जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है, हाँ, उसको कोई सिलेबस का प्रैक्टिकल नहीं, जो उसकी क्रिएटिविटी है वो उसको काम करे, उस पर वर्क करे, देखिए कि क्या होता है एक्चुअल में जी। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को लेके चीजें स्टार्ट की गई हैं। इसलिए हम जो फिजिक्स की पाठशाला, इसका नाम के साथ इसके काम को भी हमने दूसरों से डिफरेंट रखा, केवल मार्क्स के लिए नहीं कि आओ बोर्ड्स की तैयारी करो, जे की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो। यहाँ पे नीट जे के अलावा बाकी सारी चीजें हैं, हाँ, कि आप ये सोचो करो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो कि आप करना क्या चाहते हो, हाँ, उसके बाद अपने डिसीजन लाइफ में लो कि भाई हाँ ठीक है ये आपको ये करना है। ऐसे कौन से टॉपिक फिजिक्स जो आपको बोदर करते हैं, तो आपने कैसे उनसे डील करा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि फिजिक्स ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक सब्जेक्ट है, हाँ, जो सबको ना सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। बिल्कुल, जब स्टार्टिंग में तो अगर हम बात करें, तो अगर 11th क्लास की बात करें तो ये अगर आप रोटेशन उठा लोगे, रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर आपको चीज समझ तो आएगी, लेकिन एक समय बाद आप उसको अप्लाई करना समझ नहीं पाएगा, आप कैसे अप्लाई करें। सेंट्रीफ्यूगल, हाँ, सेंट्रीपिटी ये फिर बहुत आसान हो गया, जहाँ ये आपकी रोलिंग मोशन आ गया, हाँ, ये सब चीजें आ गई तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। इनर्शिया को कैसे, किस फ्रेम से कैलकुलेट करना, हाँ, तो कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो होती है, लेकिन स्टार्टिंग का केस है, वक्त के साथ चीजें सही हो जाती हैं। फिर आप 12th क्लास में आप जाओगे, आप देखोगे कि वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है, लेंदी के साथ मजेदार टॉपिक है, मजेदार। स्टार्टिंग में अगर बच्चा लेमैन देखेगा तो उसको बहुत टफ लगता है कि क्या होता है सर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या, बट अगर आसपास, मैंने कहा ना, आसपास को महसूस करके देखा, सन ग्लासेस पहन रहे हो तो पोलराइजेशन देख रहे हो, आप काला शीशा लगा देते हो गाड़ियों में, आपको अंदर से बाहर दिख रहा है, पोलराइजेशन है, बाहर से अंदर नहीं दिख रहा है, तो सारी चीजें आसपास फिजिक्स से रिलेटेड है। बट स्टार्टिंग बच्चे जब किताब खोलेगा कहेगा ये क्या है सर, इसमें ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तो वो चीजें, हाँ, स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट हमने जब की थी तो हमें भी वो काफी चीजें वो लग रही, कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, पता नहीं क्या है, हाँ, कहाँ से सोचे इस चीज को, इसका तो कहीं लिखा भी एग्जाम्पल ही नहीं लिखा है, हाँ, और किताब के एग्जाम्पल भी ऐसे होते थे कि बस पढ़ लो, बोले हाँ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं उसका हमें अप्लाई नहीं मिलता। और स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से बहुत कॉमन है कि बच्चे क्या, हमें लगता है जो आप स्टार्ट करोगे कोई चीज, टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में उसको कैसे अप्लाई करें। वक्त के साथ और लगातार उसको देखने से आपकी दिमाग, ब्रेन खुलती है और सब कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे आपने बात छेड़ी कि बुक्स, तो एक बच्चों में बहुत सारा वो रहता है कि हमें कौन सी बुक परस्यू करनी चाहिए जो उनका बोर्ड भी अच्छे से संभाल ले, और जो उनका लेवल है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से कर सकें। देखिए, बुक्स की बात करें तो सबसे बेस्ट, देखिए हमारे टाइम से भी थी, पहले भी है, अभी भी हम कहेंगे NCERTs आर द बेस्ट। हाँ, NCERT अब काफ़ी कंसोलिडेटेड, पतली हो गई है, काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, काफ़ी कंटेंट्स कम कर दिए गए हैं, बट आप ओल्ड NCERTs पे जाओगे तो ओल्ड NCERT अभी भी बाकी चीज़ों से लेके बेस्ट है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप NCERT के बाद आप NCERT एग्जाम्पलर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर थोड़ा आप प्रिपरेशन उठाना चाहते हो, हाँ, बूस्ट करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हम चीज़ें हो गई, हाँ, तो NCERT एग्जाम्पलर आप लगा सकते हो, ठीक है। और इन सब चीज़ों के साथ अगर आप उस पे आ रहे हो कंपटीशन लेवल पे, तो आप HC वर्मा बेस्ट है, हाँ, उसमें बेस्ट। आप अगर इन चीज़ों को लगा रहे हो, हाँ, गॉड ऑफ अगर आप इन चीज़ों को लगा रहे हो तो हमें लगता है कि आपका बेसिक्स क्लियर है, हाँ, क्लियर है,
फिर आप अगर आपको और प्रैक्टिस करना तो आप डीसी पांडे का हाँ, लगा सारी। सकते हो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो कुछ अगर बुक्स आप बताना चाहें जो क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं जो बच्चों को देखिए बोर्ड्स प्रिपरेशन के की लिए अगर प्रिपरेशन की बात आप कर रहे हो, एक नई सैंपल पेपर किसके वो परस्यू कर सकते हैं, एक किसकी तरफ देखिए जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए आजकल इतने मार्केट में पब्लिकेशंस आ हाँ चुकी वही हैं कि चीज़ है, मैक्सिमम बच्चे को सबके बड़े। कंटेंट लमसम सेम होते हैं, कोई चीज हाँ, ऐसी नहीं होती जो बहुत डिफरेंट कर रही है, डिफर कर रही है। अगर इस किताब में वो है तो उस किताब में हो लेकिन हम सकता है लोग वो ये ना हो। सोचते हैं कि थोड़ा हमें जहाँ से कम चीज़ों में रेलिवेंट टॉपिक मिल जाए जो हमारे बोर्ड्स में आ रहे देखिए हैं। रिलेवेंट टॉपिक की रही बात ये है कि आप हम किताब से ज़्यादा इस बात फोकस करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर जो जी क्वेश्चन जी। पेपर्स हैं उस पर लगा ले। आप 10 साल की प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स लगा ले रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि आप कॉन्फिडेंस आपका इतना बूस्टअप है कि आप अब चीज़ें समझ गए, आपको पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ आ आपको गया। क्वेश्चन समझ में आ गए, किस हाँ, तरह के आते हैं, आपको पढ़ने का वो समझ में आ गया कि हमें कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, उस पर काम करना है। फिर अगर आप सैंपल पेपर की तरफ जा रहे हैं तो सैंपल पेपर एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की आप यूज कर सकते हो। आप जनरली सीबीएसई में बात करें तो उस वाली जैसी चीजें हैं, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन हाँ। है। तो आप इस पे जाके आप सैंपल पेपर्स लगा सकते हो, अपने लेवल को बूस्ट कर सकते हो। आप जहां भी आप पढ़ रहे हो, जी। आजकल तो इंटरनेट पे फ्री के कंटेंट्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख के लगा सकते हो। बहुत लेकिन सर इंटरनेट पे क्या होता है कि हम लोग जाते तो हैं बुक्स के लिए, और वो थोड़ा सा इधर स्वाइप कर लेते हैं यार इंस्टा पे किसी का मैसेज आया है, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कहीं अब ना कहीं। बच्चों का ही क्या, वो बड़ों में भी डिस्ट्रैक्शन बच्चों बढ़ को, गया हाँ बड़ों में भी है। तो ऐसा है कि कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस ने अपना स्वरूप बदला है। डिस्ट्रैक्शन तो पहले भी हुआ करती थी हाँ। बस स्वरूप बदल गया है। पहले भाई नेट और फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन डिफरेंट लेवल के डिस्ट्रैक्शंस हाँ थी क्या और वो अब डिफरेंट सुनाने आ लेवल के गया। डिस्ट्रैक्शंस हैं। बट पहले भी तरीका सेम था और अभी भी तरीका वही सेम है कि अगर देखिए अपने मन में ये क्लियर है आपको कि आपको इतना टाइम डेडिकेट करना है किसी चीज के लिए, तो उतना करना है। अब उसके बाद आप फोन चलाइए, अब उसके बाद आप बाहर खेलिए, उसके बाद आप दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है, सारे लीगल काम आपका ठीक है, हाँ जायज़ है। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर आपको 1 घंटा काम करना है, 1 घंटा सर्फिंग करनी है, उस 1 घंटे में आप अपना काम ना करके बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए, तो हमें लगता है कि हाँ दिक्कत है। 24 घंटे में चौबीसों घंटे को नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। 18-16 घंटे पढ़ने का भी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हाँ, 7-8 घंटा आप पढ़ रहे हो तो उसको आप डिवाइड करके अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, बेटर है, बेस्ट है। हाँ सोशल मीडिया चलाना बिल्कुल चलाओ, चलाना भी चाहिए, इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि आप अपडेट रहो। अपडेट रहो। हाँ, बट ज़्यादा इंडल्ज मत हो जाओ कि आप ही भूल जाओ कि भाई क्या आज मीम चल रहा है, कल क्या मीम चल रहा हाँ है, भूल गए अपनी पर्सनल लाइफ और उससे कंपेयर करने लगे, तो ये हाँ। चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अप टू डेट रहिए, पता होना चाहिए क्या हो रहा है, बट एकदम इंडल्ज हो जाए वो थोड़ा गलत थोड़ा कहीं बात गलत है। है। हाँ, इस चीज़ आपको किस चीज़ ने बताया कि मतलब आपको किस चीज़ ने इंटरेस्ट जगह आपका जगाया कि फिजिक्स नहीं तो मोस्टली हम लोग देखते हैं जो फिजिक्स टीचर होते हैं उनकी मैथ भी एक अच्छे लेवल पे होती है, क्योंकि फिजिक्स का कहीं ना कहीं रिलेशन मैथ से बहुत ज़्यादा को रिलेट करता है। तो आपको फिजिक्स में किसने इंटरेस्ट बनाया आपका? देखिए फिजिक्स मैंने आप स्टार्टिंग में ही कहा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्ट बनाता नहीं कोई, अगर आपको पढ़ने पे इंस्टेंट आ गया हाँ हाँ। तो ताउम्र रहेगा, और अगर नहीं आया तो फिर आप स्ट्रगल अप करोगे चीजों को लेके, आ रहा है नहीं आ रहा, वर्क करना पड़ेगा आपको इसके लिए। जी जी। हाँ, और स्टार्टिंग में अगर आपने पढ़ा और आपको लग रही है नई चीजें हो रही हैं और आप सोच रहे हो, आप आसपास अच्छा जिसकी आप जिस भी बच्चे की पकड़ोगे, आप जिस भी हाँ लोगों की फिजिक्स को पकड़ोगे, तो आप उसमें एक चीज बड़ी कॉमन देखोगे कि उस बच्चे की या उस बंदे की ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल हाँ, अच्छी वो होगी। बड़ी अच्छी होगी, वो बंदा देख लेगा। मतलब अगर उसको कोई क्यूरोसिटी होगी, अगर उसने कोई सवाल देख लिया या सवाल छोड़ो उसने हाँ कोई चीजें फिनोमेना देखी, तो उसके दिमाग में कुछ अपने में ही क्लिक कर सॉल्यूशन जाएगा। ढूंढेगा कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा तो इसकी वजह से ऐसा होगा, भले लेमन भाषा में वो गलत होगा, हाँ लेकिन वो कुछ ना कुछ का सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, हाँ हाँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बंदा रहेगा वो। और जो भी बच्चे या जिस भी कोई कैंडिडेट ऐसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है ना, तो जनरली उसका माइंड बड़ा लॉजिकल होता है, और फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, लॉजिक्स। लॉजिक्स बहुत चलते हैं इसमें, तो वो हो जाती है। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लॉजिक से ज़्यादा मैजिक मैजिक है। हाँ, तो देखिए मैजिक तो आधा काम तो एआई और गूगल ने कर दिया। एआई और गूगल ने कर दिया। जिस चीज के लिए आपको पसीना ना बहाना पड़े, उस चीज में कहते हैं कि काफी उस चीज में आप सक्सेस नहीं कर सकते, पहली बात तो। हाँ, आपको बैठे बैठे अगर सोल्यूशन मिल रहा है आप क्यों सोचोगे, है सही ना। बात है।
अगर आपने कोई भी डाउट आया, आपने तुरंत गूगल पे डाला, तुरंत एआई पे डाला, आपको समराइज मिल गया। आजकल बच्चे तो किताब भी पढ़ना पसंद नहीं करते। हाँ वही नहीं चीज है पसंद कि करते, क्यों नहीं नहीं करते करेंगे, हैं, क्यों करेंगे भाई? वो सीधा क्योंकि उन्होंने उनको स्कैन लगता है किया, भाई स्कैन करा, हाँ समराइज मिल गई, सारी चीजें मिल समरी गई पढ़ लिया, तुरंत। उन्हें आ गया। मैक्सिमम का ये रहता है कि मैं स्टार्टअप करूंगा, पर वो भूल जाते हैं स्टार्टअप कैसे करोगे जब आपका बेसिक्स नहीं है, आप सोच नहीं रहे, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप थिंकिंग स्किल्स आप नहीं सोचोगे, आप नए टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहोगे, आप नहीं करोगे तो स्टार्टअप भी कैसे हो पाएगा? तो जो ये जो है ना, कहा ना, सोशल मीडिया ने जो इंकलकेट कर दिया दिमाग में कि बिजनेस में पैसा है, बिल्कुल पैसा है, बट लेकिन आप उससे अप टू डेट तो रहिए। लोग, हम बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, सर हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? तो पढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे आपके मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ाई हम इसलिए इसलिए करेंगे आप कराएंगे, सोचना सीख जाएं। सोचना सीख जाएंगे। एक पढ़ा लिखा आदमी एक छोटा सा बिजनेस करेगा, सिंपल से कपड़े की दुकान खोल रहा है, एक ऐसा आदमी जो जिसके बारे में, जिसको नॉलेज नहीं है, उसको कई सारी चीजें नहीं पता, वो कोई चीज खोल रहा है, तो दोनों के सोच के में और दोनों के प्रोसेस में कैसे वो काम कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर होगा। हाँ ऐसा है। जो थिंकिंग स्किल उसकी होगी, हाँ हो सकता है उसके जो बंदा अभी उतना एजुकेटेड नहीं है, उसके पास उतनी थिंकिंग स्किल उतनी नहीं नहीं होगी। होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, आपने आप लोगों पढ़े से डील हो, करा है, एग्जैक्टली, आपने पढ़ा है, आपको चीजों के बारे में पता पता है, है। आपको कई सारी चीजों के बारे में पता है, कैसे इस चीजों का इस्तेमाल करना है। हाँ हाँ, तो होता ऐसे है। रिसोर्सेज को हमें यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन ज्यादा काम करते हैं, तो उन्हें मालूम होता है, एक्सपीरियंस, तजुर्बा इतना एक्सपीरियंस अच्छा है होता है कि भाई वो साहब अच्छे वही खासे है। पढ़े लिखों को गिरा देते हैं। हाँ तो वही चीज है कि उन्हें तरीका आता है काम करने का, दैट्स ऑल, इसी वजह से ये चीज है। और एक क्वेश्चन ये था, जो अभी मान लीजिए बोर्ड आने वाले, तो थोड़ा उसी से ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, हम्म क्योंकि बच्चों के बोर्ड आने वाले हैं, अभी और आईआईटी जेई का आने वाला है, फर्स्ट जो अटेम्प्ट है। तो एक पेरेंट्स में ये रहता है, शायद बच्चों में, स्टूडेंट्स में ऐसा रहता है कि बोर्ड्स के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो एक स्ट्रेटजी सोचते हैं कि हमें मिल जाए, और वो स्ट्रेटजी के चक्कर में इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं, इंस्टा पे भी करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो एक कोई अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप बताना चाहें, भाई और स्ट्रेटजी वर्क करती भी है या नहीं, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है, हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक कॉमन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, हाँ हालांकि मैं ये कहना भी बहुत वैसा होगा कि स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी सबके लिए एप्लीकेबल हो, ये भी बहुत पॉसिबल ही नहीं है। नहीं हर पॉसिबल है, बच्चे की अपनी पढ़ने का कैपेबिलिटीज स्टाइल है। होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं। कोई हो सकता है हर हमारे रात बच्चा रात को पढ़ता हो, कोई हो बिल्कुल सकता है दिन को बिल्कुल पढ़ता सही, हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और किसी का ब्रेन फंक्शन का अच्छा काम करता हो, हाँ कोई अच्छा समझ लेता हो, कोई अच्छा याद कर कोई लेता हो हो, सकता है चीजें हैं। फिजिक्स में अच्छा हो, कोई बिल्कुल मैथ बिल्कुल सही में बात। कमजोर हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर एक कॉमन चीज की बात करूं, कॉमन जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बेसिकली अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, हाँ तो आप इस पे फोकस, बिल्कुल फोकस मत करो कि आपको पूरे, जैसे एक किताब में, एक सब्जेक्ट में आपके पास 16 चैप्टर है, 16 ठीक चैप्टर है, है। आप इस चीज पे मत फोकस करो कि मुझे 16 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है। आप उस चीज पे फोकस करो कि आप जो चैप्टर खत्म कर रहे हो, क्या उस चैप्टर में कुछ ऐसा बचा है कि जो कोई पूछ ले आज की डेट में, हाँ आप बता नहीं पाओ या आप कर पाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न कर पाओ उस चैप्टर में, हमें जी। लगता है बेस्ट है, मूव नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर मूव कीजिए, थर्ड चैप्टर मूव कीजिए। आप अगर एक चैप्टर को हफ्ता भर दे रहे हो, मात्र एक चैप्टर को हफ्ता भर दे रहे हो, उसके आप डेरिवेशंस देख रहे हो, आप उसके सॉल्यूशंस देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, जी हर चीज पे काम कर रहे हो, तो हमें लगता है महीने में 4 हफ्ते होते हैं, आप एक महीने में 4 चैप्टर खत्म करने के कैपेबल हो और अच्छे से कर सकते हो। 2 महीने में भी आप रहोगे तो 8 चैप्टर्स ऐसे, जिसको आप, जिस पे आपको सॉलिड पहुंच होगी, जी। पकड़ होगी। संडे आप रिविजन कर लो बैठ के, नहीं रिविजन करना है संडे, तो सैटरडे कर लो, संडे सैटरडे मौज कर लीजिए, आप कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, चीजें हैं। तो एक एक चैप्टर ज्यादा उतना बोझ नहीं बनाते, डिपेंड करता है कि आप उस चीज को देखिए कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें किस में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है, उस पैटर्न हाँ बेसिस आप चैप्टर चूज कीजिए, और उस चैप्टर पे इतना महारत हासिल कीजिए कि आज की डेट में आपसे कोई कुछ पूछ ले तो आप तो उस चीज आपको को कर कर सकें। बिल्कुल सकते हैं कि एग्जैक्टली, नहीं, वो बहुत जरूरी है। एक टीचर बोलते थे, अगर तुमसे कोई नींद उठा के पूछ ले तो तुम बता सको। हाँ, तुम बता सको कि क्या बात है। और दूसरी बात, अगर आप इस कमांड में है कि आप उस टाइम पे आप सामने वाले को बता सकें, पढ़ा सकें, एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्लेन कर तो सकें। उससे बेटर तैयारी हमें नहीं लगता किसी चीज की नहीं है। बेस्ट तैयारी होती है वो। अभी जेई का भी फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, आप जेई को ही पढ़ाते हैं, जेई जी के फ्रेंड को पढ़ाते हैं, नीट पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अलाउ नहीं करते डमी स्कूल के लिए। उनको अपना स्कूल भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, और मोस्टली स्कूल 5-6 घंटे का हो गया, उसके बाद कोचिंग क्लासेस हो गई, उसके बाद वो क्या प्रैक्टिस करें और क्या शेड्यूल फॉलो करें जिससे वो अपना जेई भी कर लें, और जो उनका आईआईटी सपना उसको पूरा कर सकें, और बोर्ड से भी एक सफिशिएंट नंबर लें जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो सके। देखिए,
पहली और क्या बात एक बिना डमी स्कूल वाला बच्चा जेई में एनरोल कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोग बच्चों को लगता है कि यार हमें तो स्कूल भी जाना है, हमें ये करना है, जो मेरे दोस्त है वो घर में बैठ के पढ़ रहा है, वो हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा। उनको वो चीजें बहुत ज्यादा बोदर करती हैं, और बच्चे बोदरनेस में इतना फंस जाता है कि वो पढ़ाई ज्यादा इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगता है। अब देखिए, बहुत बेसिक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कॉमन दिक्कत है सभी बच्चों की। इसका एक बहुत कॉमन आंसर भी है कि आप अगर किसी को दिखाना छोड़ देंगे दिखाना छोड़ देंगे। तो आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे और आप जी भी लेंगे, आप सब कर देंगे। तो अगर हाँ, अक्सर क्या होता है ना कि अगर किसी ने पूछा या आपने देखा कि आपके दोस्त के नंबर ज़्यादा अच्छे आ गए, तो आपको ये रहता है कि अरे उसके नंबर अच्छा आ गया, मैं तो पढ़ रहा था, मुझे मेरे नंबर नहीं अच्छे आए। हाँ, और अक्सर जब बैचेस चलती हैं और आप स्कूल देखते हो, तो स्कूल और बैचेस में स्पीड और सिलेबस थोड़ा अलग अलग लेवल से अलग अलग चलता रहता है। है। ठीक है, हो सकता है स्कूल में कुछ और चल रहा हो, यहाँ कुछ और चल रहा हो, तो बच्चा परेशान हो जाता है कि हम ये देखें वो देखें किधर देखें। तो हमको लगता है ऐसा, जो मेरा ऐसा मानना है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ, हमने हाँ, कहा पहली बात तो तुम दिखाना बंद कर दो। दिखाना इन किस सेंस बिल्कुल, में आप बता के? दिखाना इन द सेंस ये क्यों दिखाना है कि आप इतना तेज हैं, ये क्यों दिखाना है कि आपको 40 में 39 नंबर या 40 में 40 मार्क्स मिल रहा है। जी। मतलब इस टेस्ट का आगे कोई वजूद नहीं, तो आगे जो क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट का कोई वजूद नहीं। प्री बोर्ड हो गए, इन क्लास सब टेस्ट चीजों का एम होता है आपकी प्रिपरेशन को जज करना, और प्रिपरेशन को जज करना आपका अगर एम है, वो वही प्रिपरेशन जज करते हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सिंपल सी जी। बात है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, जी। तब आप उस पेपर को देने बैठ रहे हो, तो हमको लगता है कि कैसा जज हुआ? फिर आपने तो पढ़ा ही नहीं है, हाँ, तो जज ही नहीं हुआ, जज नहीं इस हुआ। सेम लेवल पे तो हुआ ही नहीं। हाँ, 11th अगर आप पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो और आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, स्कूल में पूरा सिलेबस हो गया, तब आप पेपर देने बैठ रहे हो, तब आपके नंबर्स नहीं आ रहे हैं, हाँ, तब थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं यार? ये भी एक रीजन होता है कि बोर्ड्स में थोड़ा थ्योरी पार्ट ज्यादा आता है, थ्योरी पार्ट जेई में और आप नीट की बात करो तो उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं, शॉर्ट पे फोकस करते हैं। शॉर्ट। बट ये भी बहुत गलत चीज़ है जो हम नहीं इंकलकेट करते अपने बच्चों में, कि भाई अगर आपको थ्योरी से क्लियर है, आपका बेस थ्योरी बनाता है जी। और उसी थ्योरी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अगर आपका थ्योरी क्लियर है माइंड से, तो आप बोर्ड्स में भी कर लोगे। और थ्योरी के साथ साथ अगर आपको चीजें बनानी आती हैं, हाँ। आपको सेंटेंस फ्रेम करना आता है ना, जैसे मैंने जी। कहा कि बच्चों को पढ़ाई केवल पेपर पास करने के लिए नहीं करनी है, इसलिए करनी है कि जिंदगी में काम आए, जिंदगी में काम है, वो सीख सके उससे। थ्योरी अगर क्लियर है, दिमाग में आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना आता है, तो हमें लगता है कि जेईई का बच्चा बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जी। उसे फ्रेम करना आता फ्रेम है, करना उसका आता है। दिमाग क्लियर है ना। और अगर थ्योरी क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। तो दिमाग की क्लियरेंस डिसाइड करती है कि आपका कहाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं। अक्सर जिनका सिलेक्शन होता है, चाहे वो हमारे बच्चों से सिलेक्ट हो, जी। उनका बोर्ड्स बहुत अच्छा जाता है। ऐसा नहीं हो, बहुत 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 रेयरस्ट में रेयरस्ट आपने सुना होगा कभी कि उसका जिसका सिलेक्शन हुआ उसका बोर्ड्स खराब चला गया। ये बहुत कम होता है, रेयरेस्ट, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। पॉसिबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी देखा जाए 1% बहुत भी। कम होता है, लेकिन हाँ। जिनका सिलेक्शन होता है उनका बोर्ड्स भी बहुत अच्छा जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लियर रहते हैं मार्क्स। ये चीज़ है, मत दिखाएं और अपनी चीज़ों को करें। जो किसी एक चीज़ को पकड़ें, अगर कोचिंग का सहारा ले रहे हैं तो कोचिंग को ही फिर फॉलो करें, उनके सिलेबस को फॉलो करें, जी। इंश्योर करें कि वो जो पढ़ा रहे हैं उनका वो कंप्लीट रहे, ताकि जब स्कूल में हो तो उस चीज़ को समझ सकें। और अगर वो स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल का ही अच्छे से फॉलो करें, मीन्स किसी एक नाव पे पैर रखें, दोनों तरफ पैर रखेंगे तो हमें लगता है दिक्कत हो कि जाएगी। हाँ कहीं फॉलो नहीं कर आप गिर पाओगे, सकते हैं। बिल्कुल गिर जाएंगे। एक कोचिंग आपने बोला, तो एक परसेप्शन ये भी है कि हम ऑनलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन ज्वाइन करें, विच वन इज बेटर? देखिए, बेटर आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। पहली बात मैंने कहा कि अगर आप आ सकते हैं ऑफलाइन, हाँ। अगर आपके लिए फिजिबल है, एक्सेसिबल है ऑफलाइन, जी। ठीक है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है और आपके अप डाउन कर सकते हैं, आप उस एरिया से नहीं हैं, तो बेटर है ऑफलाइन। क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स में आना केवल पढ़ाई करने के लिए बच्चा नहीं आता, बच्चा आता है, पढ़ता है, कैसे आना है, कैसे हाँ। जाना है, वो 10 चीजें देखता है अपने आसपास, 10 लोगों से मिलता है। हाँ, टाइम बचाने की कोशिश करता है। नहीं देखिए, टाइम तो बात कीजिए, 10 लोगों से मिलता है, 10 आइडियाज शेयर करता है, वो अपने ब्रेन को ओपन रखता है। सिंपल से एग्जांपल लीजिए, अगर आप घर पे बैठे बैठे पढ़ के बहुत थक गए, आप बाहर निकल जाओ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जाओगे, अरे वाह क्या दुकान लगी है, हाँ। अरे वाह आज यहाँ लग गया, अरे दोस्त बन गया, क्या हाल है।
तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो आपकी गैप में जो बच्चा आता है जाता है, चीज़ें देखता है, उससे वो सोशल होता है और उससे उसका दिमाग खुलता है। जी। एक कमरे में बंद होके आप केवल किताबी कीड़ा बन के पढ़ते रहोगे, तो न तो आपके दिमाग की कैपेबिलिटी है ये, तो आप अच्छे से पास हो जाओ, लेकिन आपको लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता होगा तरीका नहीं पता होगा कि और कैसे लाइफ स्किल्स कम्युनिकेट नहीं करना है पता किसी होंगे। से। बिल्कुल बात है, आप लाइफ स्किल्स से दूर हो जाओगे। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सॉल्यूशन हमारे आस-पास ही मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उसके लिए गाइडेंस चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम इग्नोर करना जानते हैं। जी। हमें देखना नहीं आता। हम कहते हैं ना, आँख होते हुए हम अंधे हैं। तो चीज़ को हटाने के ज़रूरी, अगर आप एक्सेसिबल हैं करना है, तो आप ऑफ़लाइन आ सकते हैं। 10 चीज़ों से मिल सकते हैं, कर सकते हैं, टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। और जितना कम्युनिकेशन फिज़िकली आदमी कर लेता है, सामने जाके अपनी पूरी बात कह बात पाता कर है, वो पाता है। ऑनलाइन में पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं होता। है। ऑनलाइन उनके लिए होता है कि हाँ, अगर आपको रिवाइज़ करना है या फिर आप नहीं एक्सेसिबल है आपके लिए, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट है फिर। मतलब दोनों अपनी जगह पे बेटर है, दोनों लेकिन अपनी जगह पे बेटर हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन इज एक्सेसिबिलिटी, मोर सुटेबल देन हाँ, ऑनलाइन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ़लाइन कोर्स अगर एक्सेसिबिलिटी है और चीज़ें हैं, तो ऑफ़लाइन कोर्स बहुत सूटेबल है। हम हाँ। कहेंगे सबसे बढ़िया है। एक परसेप्शन ये भी है बच्चों का कि हम लोग फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है हमेशा से। तो जब वो 11th में आते हैं, तो 11th में जो हमें लगता है ऐसा कि 11th फिजिक्स टफ है और 12th की फिजिक्स के कंपैरिजन में, हुँ, और बच्चों को भी यही लगता है। तो 11th के चक्कर में कहीं न कहीं उनका 12th भी खराब हो जाता है कि वो हुँ। 11th में टफ टफ सोचते रहते हैं, और 12th में भी वही चीज़ उनके माइंड में रहता है, अरे यार ये तो टफ है, क्या ही करेंगे इसमें। तो ये टफनेस वाला जो क्राइटेरिया है, जो उसको टफनेस में डाल दिया गया है, हुँ। इससे बच्चों को कैसे मतलब निकलें, या फिर इसकी मतलब थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें इस बिहाफ़ पे? देखिए, मैंने फिर कहा कि अगर 11th को आप एज़ अ रेस्ट पीरियड समझेंगे, तो आपके लिए सब टफ है। जी। 11th को प्रिपरेटरी पीरियड समझेंगे कि आपको प्रिपेयर करके आगे की तरफ बढ़ना है, जी। तो हमें लगता है कि आप कई चीज़ों से ऊपर उठ जाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़, रही बात टफ़नेस की, तो बहुत ज़्यादा लोगों के सुनने से भी आप एक बायस्ड हो जाते हैं, आपका दिमाग प्रोसेस उसी तरह करने लगता है हाँ। कि नहीं होगा, ऐसा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, ठीक है? और हमने जो देखते हैं, हम लोग जब देखते हैं बच्चा जब 11th में आता है, चूँकि वो इतना सुन-सुन के आता है ना कि अरे 11th टफ होता है 10th से, तो हाँ। उसके दिमाग में इतना बसा रहता है कि उसको बेसिक जो मैथ्स भी होती है ना, जो जैसे बायो का बच्चा होता है, उसको हाँ, आप अगर फिज़िक्स में थोड़ा भी मैथ्स ले आओ तो कहेगा कि सर हम तो मैथ्स लिए नहीं हैं। बल्कि वो बेसिक मैथ्स होती है। आप हाँ। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी है, जी। मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास रूल आपने नॉर्मल पढ़ा है, हाँ। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा इस दिमाग में लेके चलता है कि मैं तो बायो का, मुझे मैथ्स से क्या लेना देना। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी डेली लाइफ में इनकलकेट हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आप प्रेजुडाइज्ड होके आ रहे हैं, आपके दिमाग में कंसेप्शन बना हुआ है कि नहीं क्या कहते हैं, हमें ये चीज़ें टफ हैं, या लोगों ने कहा है कि बहुत मुश्किल है इसको पढ़ना, तो जी। यकीन मानिए आपसे पहले भी लोग पढ़ के गए, आपके बाद भी लोग पढ़ के जाएंगे। आपके पहले भी टफ टफ सवाल यही जी। झेल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने किया, आगे बढ़ गए, वहीं से आईएएस बने, वहीं से लोग पॉलिटिशियन बने, नेता बने, अच्छा अच्छा जगह पहुंचे। जी। और आपके साथ वाले भी जाएंगे, तो अपने आप को उस गड्ढे में क्यों डालना जिसमें जो है ना निकल आप पाओ। खुद ना निकल पाओ। तो ठीक है, आप लड़ो, जूझो, आपके पास फैसिलिटीज हैं, आप उसका अवेल करो, और टफनेस कुछ नहीं होता, ठीक है? किसी के टफनेस लिए नहीं है। 100 मीटर दौड़ना बहुत आसान है, किसी के लिए 100 मीटर पहाड़ होता है। हाँ, तो ये चीज़ तो है, ये बहुत अलग आसान है, चीज़, जो हाँ। जिसपे ढल जाए, ढलने की बात होती है, ढलना बहुत ज़रूरी है आज के समय ढलना में। बहुत ज़रूरी है। एक आपने यहाँ पे बताया कि बच्चे बताते हैं कि मैथ इसमें आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं बच्चों से? देखिए, पहली बात तो मैं बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग डे 1 से डाल देता हूँ कि जो भी बच्चे ये सोच के आए हैं कि फिज़िक्स में मैथ्स नहीं है, तो बहुत गलत बात है। वो बिल्कुल ना सोचें ऐसा। मतलब पहले से उनका माइंड मेकअप अच्छा हाँ, हो पहला जाए। ही माइंड मेकअप उनका पहले ही दिन डाल दी जाती है कि जो बच्चे ऐसा सोच के आ रहे हैं कि भाई फिज़िक्स में मैथ्स होगी ही नहीं, तो वो पहले ही थोड़ा सोच लें अपने डिसीजन को, क्या उन्हें वाक़ई साइंस से मतलब है, या साइंस चाहिए कि नहीं चाहिए। जी। क्योंकि हमें लगता है कि मैथ्स तो कभी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली, आम ज़िंदगी में इतना घुली-मिली है, तो फिज़िक्स में कैसे पीछा छोड़ देगी। दूसरी बात क्या है, जो बेसिक मैथ्स हैं, उसको एक बार दोबारा हम लोग बता देते हैं कि भाई बेसिक मैथ्स ये है, ठीक है, बोर्ड मास ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इसको कर लो, समझ लो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके कि अब ठीक है, कर किया जा सकता है। ये तो हमारी फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई। अब थोड़ा-सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जब स्टार्ट करा, तो आप एक निताई विप्रो में आप काम कर रहे थे।
तो आपके कभी नहीं लगा कि मतलब हम ये क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब आपने ऐसा सोचा हो, और कभी आपका ऐसा लोवेस्ट पॉइंट आया हो तो आपने उस पॉइंट पे कैसे अपने आप को इनहेल करा? देखिए, ऐसा होता है ना कि किसी भी डिसीजन जब आप लेते हो, चाहे वो हम हों चाहे वो कोई भी हो, आप किसी भी तरह का डिसीजन लोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट आप ब्लैंक रहोगे, आपको नहीं पता होगा आगे क्या होगा। इसमें दो ही चीज़ होंगी, या तो आप उठोगे या तो आप गिरोगे। जी। ठीक है। फेल उल नाम का कुछ ऐसा शब्द नहीं होता, क्योंकि फेल तो वो होते हैं जिन्होंने ट्राई नहीं मारा। ट्राई नहीं करा। हाँ ठीक है, आप उठ रहे हो, आपने ट्राई, आप किसी भी काम को डाल रहे हो, आप किसी भी काम को करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में डर आना बहुत लाजमी है। डर एक ऐसी चीज है जो आप इंसान को बांध के रखती है जमीन जी। से। हाँ, जिस दिन आपके अंदर का डर खत्म हो गया तो इंसान उड़ता बहुत जल्दी है, और उड़ता हुआ इंसान गिरता बहुत जल्दी है। ये फैक्ट है। अगर आप बाइक चला रहे हो, आपका डर निकल जाए कि नहीं इस बाइक से मैं गिरूंगा ही नहीं, गिरूंगा नहीं। इस बाइक से मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप उसी बाइक को 120 की रफ्तार से भगाओगे और बिल्कुल चिंता रहित रहोगे कि आपको कोई फर्क नहीं है। तो क्या होगा कि कल को हल्का से कुछ सामने आ गया, आप तुरंत गिर जाओगे, आपको लेने देने पड़ जाएंगे, है ना। हाँ तो डर आना लाजमी है। जब आप कोई काम करते हो तो डर आया, तो मेरे भी मन में आया था, तो डर आना लाजमी है। पहली बात, इसको जी। पॉजिटिव देखिए। दूसरी चीज आता है कि क्या होगा आगे। क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि हम सब लोग ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं तो हाँ। शायद क्यों नहीं कर रहता है, बिल्कुल। जो हमारी सोसाइटी है वो क्या बोलेगी कि यार देखो कितना अच्छा कमा रहा था और वहां से पता नहीं क्या इसके जुनून चढ़ गया, क्या दिमाग में आ गया, कोचिंग सेंटर खोल रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो आपने कैसे उन चीजों डील करा, और आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं कहा कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, ये कोचिंग क्यों पढ़ाने स्टार्ट करना है, अपने नौकरी करते रहो, देखिए, जॉब करते रहो अपनी जो भी है। पहली बात, जब तक चार लोग कुछ कहें ना, है, तब तक जीना जिंदगी जीने में मजा क्या है। भाई सही है। चार लोग कहें, चार लोग अपनी बातों में आपका नाम ले रहा है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। हमें तो ऐसा लगता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि भाई घर परिवार स्टार्टिंग में वो सब भी इसीलिए आपको कहेंगे कि उनका तजुर्बा होता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा आप कर लो। वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनका वो ठीक एक्सपीरियंस है, वही वैसा गलत है। नहीं, क्योंकि हाँ, लोग वो मान अपनी लेते हैं जगह गलत ठीक कर है। रहे कि नहीं नहीं, हमको उसको रोक रहे हैं हमारे घर वाले। गलत नजरिए से नहीं देखा जाए, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन अब आप उस चीज को कैसे लेके जा रहे हो, वो आपके डिपेंड करता है ना। आप उस चीज को पॉजिटिव वे में बता सकते हो घर पेरेंट्स को, उनको कह सकते हो, समझा सकते हो, तो ठीक जी। है। और नहीं समझा पा रहे हो तो कुछ समय के लिए चुप हो जाओ, सुन लो, ताने सुनो। ताना सुनना भी जरूरी है, हाँ ना। ताना सुनते सुनते आपको ये पता रहेगा कि आपको अच्छा करना है, आप उम्मीद नहीं खोगे, जी जी। है ना। तो कोई अगर कह रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो सोचने देना, यही तो जिंदगी है यार, मजा आती है इसी जिंदगी में, है ना। कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से सुबह उठे, मुर्दे तरह उठे, मुर्दे तरह लौटाए, ये कोई जिंदगी क्या है है। नहीं। और हम एक क्वेश्चन और है कि आपका आगे का कुछ फ्यूचर प्लान है इस कोचिंग सेंटर को लेके, जो आप शायद हमें शेयर करना चाहें, क्योंकि अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहें। देखिए, पहला हमारा जैसे टारगेट था इस इंस्टीट्यूट का, कि ये कि मैक्सिमम बच्चों को डेली लाइफ की चीज़ों से जोड़ा जाए। जी। एजुकेशन सिस्टम जो हम अक्सर कहते हैं चीज़ों की, उतनी अच्छी नहीं है ताकि वो लाइफ स्किल सिखा पाए, लाइफ स्किल्स जी। को जीने के एक मोड बना सके ये पढ़ाई। तो हमारा पहला यही एम है इसका, जो स्टार्ट करने का था, कि ऐसी पढ़ाई रखी जाए, ऐसी इस तरीके से कराई जाए ताकि जो बच्चा यहाँ से निकले तो वो इसी पढ़ाई का इस्तेमाल करके आजीविका चला सके। हाँ ठीक। कुछ मशीन्स, आप आगे का हम ज़्यादा तो आपको नहीं इसमें डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कि भाई आगे जो स्किल्स रिलेटेड हम चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, जो आने वाले बच्चों में भी मिलेंगी, जिसमें बच्चा अपने हिसाब के स्किल्स अलॉन्ग विद एजुकेशन यहाँ पे सीख सकता है। और वो प्रैक्टिकल स्किल्स होगा, हैंड स्किल्स होंगे जो बच्चा सीखेगा। अगर बच्चा यहाँ से निकल रहा है तो उसको पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल्स आती होगी, ताकि कल को वो अपना काम डालना चाहे तो कर सकता है। और उसका वेल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो कल को किसी कंपनी में अप्लाई कर सके 12th बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, या फिर अपना काम डालने के लिए कि आप एक सर्टिफिकेट भी देंगे। एग्जैक्टली, वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होगा। इस तरह की चीज़ें हम जल्द ही इनके लाने वाले हैं, और ये इस तरह की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जो हमारी सोच है वो यही सोच है कि बच्चा जब वो क्रॉस करके जाए यहाँ से, तो तुरंत वो इतना कैपेबल हो कि अगर वो चाहे तो उस इंडस्ट्री के लिए, और अगर वो चाहे तो खुद के काम के लिए एलिजिबल हो, कर सके बढ़िया। यहाँ से ये हमारी सोच है, इसी को हम आगे बढ़ के स्लैब में कन्वर्ट करेंगे।
थैंक यू फॉर कमिंग पॉडकास्ट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम वही पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगर हमें कोई सुन रहा है तो हमारे बोलने का गौरव नहीं है, आपके सुनने की बड़प्पन है। तो हम आपके लिए थैंकफुल हैं कि आपने यहाँ तक इसको देखा। एंड थैंक यू।